कहानी उस दौर की है जब मुंबई में 3 लोगों का राज चलता है। ये 3 लोग थे करीम लाला, हाजी मस्तान और बरधा राजन। ये 3 लोग अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन माने जाते थे। तब मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। इन तीनों ने मुंबई को 3 भागों में बांट रखा था और बिना किसी खून खराबे के अपने अपने इलाके में अपना अपना कारोबार करते थे। इन तीनों में सबसे बड़ा कद करीम लाला का था। करीम लाला दरअसल अफगानिस्तान से आया था। उसका असली नाम शेर खान पठान था, इसलिए उसके गैंग को पठान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। करीम लाला साल 1944 में मुंबई आया और उसने स्मगलिंग और दूसरे गलत कार्यों में अपना कारोबार बढ़ाया। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में एक नए डॉन की एंट्री होती है। उसका नाम था साबिर कास्कर। साबिर कास्कर दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। साबिर कास्कर और दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन बनना चाहते थे। उनका मानना ये था कि अगर सबसे बड़ा बनना है तो बाकी गैंग्स को ख़त्म करना होगा। फिर मुंबई में खून खराबे का दौर शुरू हो जाता है। दाऊद के लोग पठान गैंग और दूसरे गैंग्स के लोगों को मारने लगते हैं। इससे दाऊद और साबिर कास्कर करीम लाला के आंखों में खटकने लगे। समय बीतता गया और कई बार समझौते भी हुए, लेकिन आपस की दुश्मनी कम होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अंडरवर्ल्ड में एक नया लड़का प्रवेश करता है। उसका नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। वह पढ़ने में बहुत होशियार और अपने हिम्मत और रणनीतिक योजनाओं के कारण जाना जाता था। उसके साथी उसे प्यार से मन्या सुर्वे कहकर बुलाते थे। मन्या सुर्वे का जन्म साल 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में रैमपर नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद साल 1952 में मन्या अपनी मां और अपने बड़े पिता के साथ मुंबई आकर बस गए। मन्या सुर्वे ने मुंबई के कृति कॉलेज से 76% के साथ ग्रेजुएशन किया। मन्या सुर्वे का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था भार्गव दादा। भार्गव दादा की दादर इलाके में अच्छी खासी दहशत थी। भार्गव दादा ने अपने साथी मन्या पोधाकर के साथ मिलकर साल 1969 में किसी दांडेकर नामक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। इस कत्ल में भार्गव और पोधाकर के साथ साथ पुलिस ने मन्या सुर्वे को भी गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। मन्या सुर्वे को पढ़ने का बहुत शौक था। वह जेल में लगातार किताबें पढ़ता रहा, लेकिन वो ज़्यादातर आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई किताबें ही पढ़ता था। जेल में अपराधियों के साथ रहने के कारण मन्या बहुत ही खूंखार होता गया। जेल में ही उसने सुभाष डॉन के गुर्गों को मारने और पीटना शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला किया। फिर उसे रत्नागिरी जेल में भेजा गया। इस बात से नाराज मन्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दिया। हड़ताल के दौरान वह विदेशी उपन्यास पढ़ता, जिसमें लूट के कई अनूठे तरीके लिखे हुए थे। भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ ही दिनों में मन्या सुर्वे का 20 किलोग्राम वजन घट गया। तब उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्या सुर्वे ने इस मौके का फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया। वहां से भागकर वह मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह मदद के लिए अपने एक स्कूल के दोस्त के पास चला आया, जो उस समय एक करोड़पति व्यक्ति था। मन्या सुर्वे उसे अपना खास और करीबी दोस्त मानता था, लेकिन उसने मन्या का कोई मदद नहीं किया। इस बात से नाराज मन्या सुर्वे ने अपने दोस्त को तेजाब से नहला दिया। मुंबई आने के बाद उसने अपना गैंग नए सिरे से बनाया। उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डंबीवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय सेठी को खास तौर पर रखा। यही नहीं, दयानंद सेठी, पुरुषराम काटकर और किशोर सावंत जैसे तब के कुख्यात रोबर भी इस गैंग में शामिल हुए। गैंग बनाने के बाद मन्या सुर्वे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर से एक एम्बेसडर कार चुराई। फिर इस चोरी के कार में बैठकर करी रोड पर स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स कंपनी से सिर्फ 5000 की लूट की। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किले इलाके में शेख अजीज पर कातिलाना हमला किया, जो मन्या सुर्वे का खास दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखे चोरी के अनोखे तरीके आजमाकर बरखा बिजली इलाके में एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000 और सालन में कैनरा बैंक से 1.5 लाख की दिन दहाड़े लूट की। जब उसकी दहशत बढ़ने लगी
तो मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और पुलिस की कार्यशैली पर भी अंगुलियां उठनी शुरू हो गई। अब मन्या सुरभि का नाम चारों तरफ फैल चुका था और उसके हिम्मत की चर्चा के किस्से करीम लाला तक पहुंची। करीम लाला दाऊद के गैंग से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसे एक ऐसे ही नए और निडर लड़के की तलाश थी जो उसका काम पूरा कर सके। इसके बाद पठान बंधु मन्या से मिलने आते हैं और उसे दाऊद के बड़े भाई साबिर कास्कर को मारने की सुपारी देते हैं। मन्या सुरभि को भी मुंबई में अपने नाम का सिक्का जमाना था। उसे लगा यह सबसे अच्छा मौका है अपना नाम चमकाने के लिए, इसलिए उसने इस काम को करने के लिए हाँ कर दिया। उसने साबिर कास्कर की रेकी करनी शुरू कर दी। इसके बाद 12 फरवरी 1981 की रात को सिद्धि विनायक के एक पेट्रोल पंप पर जब साबिर कास्कर तेल भरवा रहा था, तभी मन्या सुरभि और उसके साथियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। साबिर कास्कर वहीं मारा गया। अगले दिन यह खबर अखबारों में और अंडरवर्ल्ड में चारों तरफ चर्चा की विषय बन गई। इसके बाद सबको पता चल गया कि यह काम मन्या सुरभि नाम का एक नए गैंगस्टर ने किया है। इससे मन्या सुरभि का नाम चारों तरफ फैल गया। उसका कद बहुत बढ़ गया और यहीं से शुरू होती है मन्या सुरभि और दाऊद इब्राहिम में दुश्मनी। दाऊद इब्राहिम मन्या सुरभि और उसके साथियों को ढूंढने के लिए अपने गुर्गों को लगा दिया। साबिर कास्कर को मारने के बाद मन्या सुरभि की गैंग की चर्चा चारों तरफ फैल गई। तभी दाऊद को पता चल गया कि उसके भाई का कत्ल पठान गैंग के लोगों ने मन्या सुरभि से करवाया है। तो पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच मुठभेड़ होने लगी। दाऊद ने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो किसी भी तरह से उसके भाई के कत्ल में शामिल थे। इधर पुलिस पहले से ही दाऊद और पठान गैंग की वजह से परेशान थी। अब मन्या सुरभि और उसके गैंग के बढ़ते क्राइम ने पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। मन्या सुरभि को मारने के लिए एक नई टीम बनाई गई। मन्या सुरभि और उसके साथियों की खोजबीन शुरू हो गई। पुलिस ने सबसे पहले शेख मुनीर को पकड़ा। दूसरे साथी दयानंद सेठी और काटकर को भी गोरे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। मन्या सुरभि वहां से भागकर भिवंडी में अपने किसी करीबी के घर छुप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह वहां से भी फरार हो गया। पुलिस ने मन्या सुरभि की गर्लफ्रेंड विद्या जोशी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को यह खबर मिलती है कि मन्या सुरभि वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है। पुलिस अपनी तैयारी में जुट गई। कुल 18 पुलिस ऑफिसर को वहां पर लगाया गया। उस सारे एरिया को पुलिस वालों ने घेर लिया। वो 11 फरवरी 1982 का दिन था। दोपहर 2 बजे करीब मन्या सुरभि वहां पहुंचा और जैसे ही टैक्सी से उतरा तभी पहले से ही फुल तैयारी में बैठे इसाद बागवान और राजा तांबड़ ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मन्या सुरभि ने भी जवाब में फायरिंग की, मगर मन्या सुरभि को कुल 5 गोलियां लग चुकी थी और वह वहीं पर गिर गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस वालों ने उसे जीप में डाला। हॉस्पिटल केवल 10 से 12 मिनट की ही दूरी पर थी, लेकिन पुलिस वालों ने वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा दिया। कहते हैं कि पुलिस यह नहीं चाहती थी कि उसे जिंदा हॉस्पिटल में ले जाया जाए, इसलिए उसकी गाड़ी बहुत ही स्लो और सड़क की चक्कर लगाती रही। जब मन्या सुरभि ने पुलिस जीप में ही दम तोड़ दिया तब उसे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मन्या सुरभि की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम का बदला पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि मन्या सुरभि के मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था, क्योंकि उसने ही पुलिस को यह खबर दी थी कि मन्या सुरभि वहां आने वाला है। दाऊद इब्राहिम को यह डर था कि कहीं मन्या सुरभि उसकी गैंग्स को ख़त्म न कर दे। मन्या सुरभि की मौत के बाद मुंबई के सड़कों पर खून खराबा फिर से बढ़ने लगा। दाऊद ने करीम लाला के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। दाऊद ने पठान गैंग के मुखिया करीम लाला के छोटे भाई को भी मार दिया। करीम लाला की तब उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। धीरे धीरे 1986 तक पठान गैंग पूरी तरह से समाप्त हो गई और दाऊद इब्राहिम मुंबई का नया डॉन बन गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा मन्या सुरभि के जिंदगी पर कई फिल्में भी बनी है। संजय गुप्ता द्वारा निर्मित और निर्देशित 2013 में बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर मूवी शूट आउट एट वडाला मन्या सुरभि के जीवन पर ही आधारित है, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मन्या सुरभि की भूमिका निभाई है। दोस्तों, मन्या सुरभि इतना भी बड़ा अपराधी नहीं था कि उसका इनकाउंटर किया जाए। उस समय उससे बड़े बड़े अपराधी मुंबई में सरेआम घूमते थे। खैर, मन्या सुरभि का अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ। तो यही थी आज की कहानी। नमस्कार।